नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। देश के केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश में शराब शब्द एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर रहने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपनी घोषणा के अनुसार 15 जनवरी से प्रदेश में शराबबंदी अभियान शुरू नहीं कर सके। उनके अभियान का समर्थन कांग्रेस ने भी किया था। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा था कि नशाबंदी और शराबबंदी जागरूकता अभियान से ही संभव है। दरअसल उमा भारती ने सितंबर में कहा था कि गंगा जी की यात्रा 15 जनवरी 2022 तक पूरी करने के बाद शराबबंदी को लेकर अभियान चलाऊंगी, लेकिन वो फिलहाल भोपाल नहीं लौट सकी है। उन्होंने शराबबंदी अभियान को लेकर भी आगे की किसी भी रणनीति का खुलासा नहीं किया है। ऐसे में स्पष्ट नहीं है कि उमा भारती शराबबंदी अभियान को लेकर किसी दिशा में आगे बढ़ेंगी या उन्होंने इसका इरादा छोड़ दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर मामला गर्मा गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा आबकारी नीति को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। दरअसल शराब ठेकेदारों के एक अधिकार को खत्म करने के लिए अब राज्य शासन के द्वारा प्रस्तावित आबकारी नीति में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित आबकारी नीति में बदलाव होने के बाद अब शराब दुकानों के ठेके जिले भर की दुकानों का एक या दो समूह बनाकर नहीं होंगे, बल्कि इसकी जगह पर 2 से 5 दुकानों के समूह बनाए जाएंगे। ऐसे में विपक्ष सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े कर रहा है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर मदिरा और मजबूरी। शराब को हमेशा से खराब माना गया है। यही वो शह है जिसकी वजह से घरों को बर्बाद कर दिया जाता है। नतीजा यह हुआ कि देश के कुछ राज्यों ने अपने यहां पर शराबबंदी कर दी। लेकिन क्या शराब पर काबू पाना राज्य सरकारों और मदिरा प्रेमियों के लिए इतना आसान है? दरअसल क्या है कि शराब की दुश्वारियां आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिन राज्यों में एक लाइन के सरकारी आदेश के बाद शराबबंदी कर दी गई, वहां भी अवैध शराब और जहरीली शराब से लोगों के मरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। चर्चा को शुरू कर उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर शराब को लेकर शोर शराबा देखने को मिल रहा है। प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार को काबू करने के लिए नई आबकारी नीति में नया फॉर्मूला लाना तय किया गया है। इसके तहत कोई भी नई दुकान न खोलने के साथ शराब कारोबारियों के मुनाफे को कम करने, प्रदेश के इतिहास में पहली बार ड्यूटी कम करके देशी शराब पर ड्यूटी घटाई जाएगी। लेकिन शराब में ड्यूटी कम करने से शराब कारोबारियों को भले ही नुकसान है, सरकार विभिन्न ड्यूटी को कम करने के अवैध शराब के सस्ते कारोबार को बंद करने का प्रयास करेगी। इससे होने वाले राजस्व नुकसान की प्रतिपूर्ति को लेकर अलग से काम होगा। मंगलवार को सीएम की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा जाना तय है। सीएम ने अवैध व जहरीली शराब की रोकथाम के हिसाब से इसके प्रावधान करने के लिए कहा था। इसके बाद वाणिज्य कर विभाग ने इस नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी शराबबंदी की मांग उठा चुकी हैं। गाहे बगाहे भी शराबबंदी की गूंज प्रदेश में अक्सर सुनाई देती है। बहरहाल प्रदेश में सरकार एक बार फिर शराब को लेकर चिंतित नजर आ रही है। यही वजह है कि अब कैबिनेट में एक ऐसा प्रस्ताव लाने की तैयारी है जिससे अवैध शराब और जहरीली शराब पर लगाम लग सके। दरअसल अभी अवैध व जहरीली शराब सस्ती होने के कारण ज्यादा खपती है, जबकि वैध शराब बहुत महंगी है। इस कारण सरकार ड्यूटी कम करके इनके रेट सामान्य करने की तैयारी में है, ताकि अवैध शराब पर रोक लग सके। नई नीति में शराब के निर्माण के लिए उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल निर्माण को लेकर भी सख्ती के प्रावधान है, लेकिन लाइसेंसी को एक उपकेंद्र खोलने की छूट मिलेगी। सारे के सारे विषय जो आपने बोले हैं विचारार्थ आए हैं। मेरी मान्यता है संभवतः आज निर्णय होगी, कल कैबिनेट की ओर प्रेषित होंगे। इन सब बातों पर गंभीरता से विचार हो रहा है, जैसा आपने बताया कि कीमतों पर भी, और इन समग्र बातों पर विचार करके नई नीति हम सामने लाएंगे। बात शराब की हो और सियासत ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? उमा भारती के द्वारा पिछले साल शराबबंदी को लेकर आंदोलन की धमकी देने के बयान को लेकर कांग्रेस भी काफी आक्रामक नजर आ रही है और बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है। 15 जनवरी बीत चुकी, 2 दिन ऊपर हो चुके हैं, उनका कहीं अता पता नहीं, सड़कों पर नहीं उतरी। और शिवराज सरकार उल्टा लगातार इस 4 माह में भी जन जागरूकता अभियान चलाने के बजाय शराब प्रेम के कई उदाहरण सामने आए। अब फिर वही शराब सस्ती करने की बात कर रही।
शराब को लेकर राज्य सरकार की सोच अपनी जगह हो सकती है, लेकिन सवाल ये भी है कि सस्ती शराब मिलने से लोगों को क्या इसके बीच इसका सेवन नहीं बढ़ेगा? क्या अधिक शराब के सेवन से साइड इफेक्ट समाज पर नहीं पड़ेंगे? और क्या शराबबंदी की जगह लोगों में जागरूकता अभियान चलाने का दावा करने वाली सरकार क्या मदिरा प्रेमियों के बीच शराब को लेकर अरुचि पैदा कर सकेगी? भोपाल से निर्मल सिंह बैस के साथ सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं संयोजक बीजेपी व्यावसायिक प्रकोष्ठ विकास बौंद्रिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं ब्रजभूषण नाथ जी और वरिष्ठ पत्रकार हैं आशीष दुबे जी। बौंद्रिया जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल है कि जिस तरह से जो मंशा है नई नीति में, वो कहीं ना कहीं शराब सस्ती भी हो और बाहर की जो अवैध शराब आती है वो प्रदेश में ना कंज्यूम हो, और सस्ती हो जाएगी तो लोग कच्ची शराब का उपयोग नहीं करेंगे या फिर मरेंगे नहीं ऐसी शराब पी के। ये मंशा के साथ इस प्रकार की नीति में कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्या ऐसे प्रावधान या इसके की कभी शराबबंदी मध्य प्रदेश में होगी, या इसको शुरुआत की जाए या कोई पहल की जाए, या फिर मध्य प्रदेश में यूं ही जाम टकराते रहेंगे? नहीं, देखिए, इस मामले में सरकार का और भारतीय जनता पार्टी संगठन का भी हमेशा से स्पष्ट मत रहा है। मंतव्य हमने बार बार जाहिर भी किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने। देखिए, शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल। उसके सेवन को बढ़ाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। शराब सेवन को निरुत्साहित किया जाए, सरकार का मंतव्य हमेशा से यही रहा है, भारतीय जनता पार्टी संगठन का भी मंतव्य यही रहा है। नशाबंदी हेतु जागरूकता समाज में आए, इसके लिए हम सतत बात करते हैं। सरकार भी इसके लिए प्रयास करती है, सरकार का सामाजिक कल्याण विभाग इसके लिए बहुत सारे प्रयास करता है। लेकिन अब चूंकि शराब का सेवन होता है, तो ऐसे वक्त में सरकार का ये धर्म बनता है कि एक ऐसी नीति बनाए जिससे नंबर एक कंट्रोल्ड वे में शराब का वितरण, उत्पादन, वितरण, विपणन हो सके। नंबर दूसरा, अगर कोई भी वस्तु का, सेवा का अगर वितरण विपणन हो रहा है तो यकीनन उसमें सरकार को जो करों की प्राप्ति होनी चाहिए वो भी समुचित हो जाए। और नंबर तीसरी चीज कि अगर वो खाद्य पदार्थ या वो शराब हानिकारक है तो कम से कम उसका एक ऐसा मैकेनिज्म हो विपणन वितरण का कि उससे कोई जनहानि, आपने कहा ना कि नकली शराब से मौतें हो जाती हैं, वो न घटित हो। तो सरकार इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आबकारी नीति बनाती है। और मुझे लगता है कि माननीय मंत्रीद्वय ने जो बात कही है कि इन्हीं तीनों को प्रमुखता से ध्यान में रखते हुए शराब नीति बनाई जाएगी। ठीक है, ब्रजभूषण नाथ जी की जिस तरीके से जो नीति है जिसमें कहा जा रहा है कि शराब सस्ती की जा रही है, हालांकि उसके पीछे कई लॉजिक भी हैं जो बौंद्रिया जी ने बताए और शायद आपने भी नीति पढ़ी होगी तो आपको भी थोड़ा समझ आ रहे होंगे। लेकिन इसमें नीति तो ठीक है, यहाँ ठीक है कि चलो जो कच्ची शराब पीने का आदी है उसे तो आप नहीं रोक सकते, हो सकता है वो उसी की जुबान पे लगी हुई है तो वो वही पिएगा और हो सकता है उसके कारण उसकी मौत भी हो जाए, उससे परवाह नहीं है इस चीज की। लेकिन अब ऐसे में जो पी पीकर घर बर्बाद करेंगे या पी पीकर अपने घर में कलेश करेंगे, उसके बाद जो सुसाइड और केसेस या फिर अन्य जो आपराधिक घटनाएं घटती हैं उनको तो एक तरीके से बढ़ावा मिलेगा। हालांकि नीयत सही है पर उसके परिणाम उसके भी दुष्प्रभावी ही होंगे। निश्चित तौर पर दीपक जी, शराब मध्य प्रदेश के लिए नहीं, मध्य प्रदेश के हर परिवार के लिए घातक है और नुकसानदायक है। उसके बाद भी लोग पी रहे हैं, महंगी हो गई उसके बाद भी पी रहे हैं और सस्ती हो जाएगी तो भरपूर मात्रा में पिएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ये नहीं तय कर पा रही कि शराब में महिलाएं भी पिएंगी, पुरुष भी पिएंगे, बच्चे भी पिएंगे, ये गाइडलाइन अभी कोई तय नहीं है। और ये देखिए दीपक जी कि एक नया नारा आने वाला पूरे मध्य प्रदेश में, हमारा प्रदेश झूमता मध्य प्रदेश। इस प्रकार की लाइनें और इस प्रकार के टैगलाइन जब चलेंगी, और जहां पे उमा भारती जी का सवाल है, उमा भारती जी कई बार बोल चुकी कि नशा मुक्ति होना चाहिए मध्य प्रदेश में। हम जन जागरण अभियान चलाएंगे, हम एक लगातार यात्रा करेंगे। तो उमा भारती जी मध्य प्रदेश में ज्यादा आ नहीं पा रही और ज्यादा उनको आने नहीं दिया जा रहा, और जो इस प्रकार की अगर बातें करती हैं तो उन्हें दिल्ली वापस भेज दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के ही उमा भारती जी, जिनने मध्य प्रदेश सरकार बनाने में भरपूर योगदान दिया और भरपूर सहयोग किया और उनके सहारे ही मध्य प्रदेश में सरकार बनी, आज उनकी यह हालत है
कि मध्य प्रदेश में ज्यादा वो रह नहीं पा रही और मध्य प्रदेश के बीजेपी के लोग उन्हें ज्यादा रहने नहीं देते। अगर ये नीति होती कि मध्य प्रदेश में उमा भारती के साथ है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि शिवराज सिंह जी के साथ है, शिवराज सिंह चौहान जी तो मध्य प्रदेश में शराब सस्ती भी बेचना चाहते हैं और भरपूर मात्रा में बेचना चाहते हैं। एक उमा भारती जी है जो मध्य प्रदेश में शराब नहीं बिकना देना चाहती, तो मध्य प्रदेश में उमा भारती जी को भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग रहने क्यों देंगे? इसीलिए 2 दिन से मध्य प्रदेश सूना है, अपनी आपका नीति नहीं आ रही है और सस्ती शराबें आएंगी और सस्ती शराब करना ही है मध्य प्रदेश को। तो दीपक जी एक काम कर देना कि जगह जगह कैंटीनों में भी शराब का वितरण प्रणाली चालू कर दें और सस्ते दाम पे सरकार आप दे रहे हो, हर जगह एक टोकन बांट दें और लगातार जो शराब पीता हुआ नहीं दिखे उसको लटमाना प्रारंभ करना चाहिए। तो आराम से जागरूकता फैलेगा, राजस्व अच्छा प्राप्त होगा और मध्य प्रदेश में 2,88,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है वो हो सकता है कि भरपूर मात्रा में सफल हो जाए हम लोग। मतलब एक इस नीति के खिलाफ है, शराबबंदी के समर्थन में अभी क्या कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी? निश्चित तौर पर अगर लगता है कि मध्य प्रदेश में नुकसान होगा, परिवार संकट में आएगा। अच्छा, तो जब आपकी सरकार आई थी तो मैनिफेस्टो में ऐसा कोई जिक्र किया था? मतलब मध्य प्रदेश में हम नीति बना रहे थे शराबबंदी के लिए, आपको शायद याद होगा दीपक जी, लगातार बनाने की तैयारी कर रहे थे। एक नीति बनी थी है ना, वो नीति कौन सी बनी थी? वो नीति कौन सी बनी? जो वो उसी पर आ रहा हूं मैं, वो नीति बना रहे थे ना जी। अब वो नीति में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ड्राफ्ट तैयार हो रहा है जिसमें कमलनाथ जी ने उसको लागू नहीं होने दिया। जो आबकारी विभाग के अधिकारी है जो ड्राफ्ट तो लेके आते सब माल हमें राजस्व चाहिए, राजस्व अगर कमलनाथ जी अगर लागू करते तो हम जरूर बोलते हैं कि हाँ साहब ये तो करते हो, कैबिनेट में लागू कर रहे हैं लोग सस्ती शराब में, और नई नीति आएगी कि कहाँ पीना, एक नया चार्ट आ जाएगा कि किस किस को लोगों को पीना, कितने पैक पीनी है, नई तरीके से आने वाला है आपके पास। ठीक है आशीष जी, जिस तरीके से कांग्रेस जो कल्पना कर रही है वो उड़ता पंजाब नहीं उड़ता मध्य प्रदेश की कल्पना कर रही है, पर ये नीति के असल मायने क्या हैं? क्योंकि हर कोई अपने हित ही बताएगा नीति को जोड़ के, पर जनता के लिए कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, ये जो पहली बात तो जो नीति की बात हो रही है और आबकारी विभाग ने जो इसका ड्राफ्ट तैयार किया है, तो वो ड्राफ्ट जो है मौजूदा जरूरतों के हिसाब से किया गया है और जो प्रशासकीय जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए किया गया है और सरकार की जो कुछ अड़चने हैं उनको दूर करने के लिए किया है। तो आबकारी विभाग का काम ही यही है, उसे नीति बनाना है, शराब बेचना है। जब विभाग होगा तो उसे काम करना ही होगा। तो इसलिए ये चीजें बनी है और वो जो नीति में कुछ पॉइंट है मुझे लगता है वो व्यवहारिक हैं कि शराब की जो दुकानें हैं उसको बढ़ाया जाए, उसमें एक चीज है। तो ये इसमें आया कि लाइसेंसी उप केंद्र बना सकता है, बात वही हुई है कि वो एक अपनी एक अलग से एक दुकान उप सब शॉप बना सकता है। तो वो दुकान जरूरी है कि एक तो उसकी कीमतों में कमी हो, या कीमतों में कमी से मतलब ये आशा आ रहा है कि शायद सस्ती हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि महंगी नहीं होगी, जो हर बार 15-20% रेट बढ़ते हैं, इस तरह का कुछ मैकेनिज्म शायद वो लाने की कोशिश है। और सस्ता करने के पीछे वजह ये है कि लोग, चूंकि शराब की बहुत ज्यादा कीमतें हैं दोनों तरह की शराबों की, तो लोग सस्ती शराब के चक्कर में अवैध शराब की तरफ मुड़ते हैं और जिससे मौतें होती हैं, घटनाएं होती हैं और एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है ठेकेदारों की। तो सरकार को रेवेन्यू का भी लॉस होता है और जान माल की भी नुकसान होता है। तो ये उससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। और दुकानें जब बढ़ेंगी तो जाहिर तौर पर उसकी कालाबाजारी नहीं होगी, लोग ज्यादा कीमतों पर बेचेंगे नहीं दूर जा करके, और ये इस तरह का वो विभाग का अपना काम है, इसलिए उसने किया है। अब दूसरी बात है शराबबंदी की। अगर शराबबंदी सरकार करती है तो सरकार को उसको ये भी देखना होगा कि जो 15-18 हजार करोड़ रुपए का जो उसका साल का रेवेन्यू है वो कैसे उसको उसकी भरपाई कहाँ से होगी। फिर उसकी भरपाई का ये हो सकता है कि पेट्रोल डीजल महंगा किया जाए, या फिर ये हो सकता है कोई और टैक्सेशन किया जाए। तो ये एक दुविधा है सरकार की, और इसमें मुझे ये लगता है कि एकदम से शराबबंदी करना कई राज्यों ने की, फिर वापस खोली, फिर की, इसी दुविधा में कई राज्यों ने कई साल निकाले हैं। तो बेहतर ये है कि शराब के खिलाफ एक स्ट्रांग, नशाबंदी के खिलाफ एक स्ट्रांग आंदोलन, जागरूकता चलाई जाए और उससे समाज को जोड़ा जाए। समाज के जो आम लोग हैं उसको इसकी जिम्मेदारी दी जाए कि वो उस तरह कोई अभियान चलाए। लेकिन इस अभियान का ये मतलब ना हो कि दादागिरी जैसी चीजें हो जाएं, धौंस धपट शुरू हो जाए। एक बीच का रास्ता सरकार को निकालना पड़ेगा। यदि वो नशाबंदी करती है तो ठीक है, स्वागत योग्य, शराब ऐसे भी कोई अच्छी चीज नहीं होती, नशाबंदी कर ले। लेकिन फिर सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो शराब जो है जहरीली शराब ना बिके, 2 नंबर की शराब ना बिके और रेवेन्यू का लॉस ना हो। तो ये दोनों चीजों के बीच के जो की दुविधा है इस नीति में झलकती है कि जब तक शराब बेचना है तब तक इस रास्ते से बेचो कि कम से कम
जो है सरकार को रेवेन्यू लॉस भी ना हो और लोग जहरीली शराब के लिए नहीं जाएं। इसका दूसरा जो राजनीतिक पक्ष है वो थोड़ा सिर्फ राजनीतिक ही है, वो पक्ष और कुछ नहीं है। कांग्रेस ने सरकार रहते हुए कुछ नहीं किया। सरकार को पहले ही, अगर सरकार कांग्रेस इतनी चिंतित थी तो पहले दिन नशाबंदी करनी थी उसे। दूसरी बात यह है कि उमा भारती जो कह रही है, तो उमा भारती खुद की सरकार थी, उमा भारती ने क्यों नहीं नशाबंदी की? तो ये तो सब चीजें पॉलिटिकल चीजें हैं। उमा भारती का 17 साल बाद नशाबंदी की जरूरत महसूस हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ शराब खराब चीज है, लेकिन जब आपके पास पावर था तब क्यों नहीं किया? और आज जो कांग्रेस जो कर रही है, कांग्रेस सिर्फ चुटकियां लेने का काम कर रही है। कांग्रेस को भी ये चीज करनी थी, लेकिन बजाय ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार के समय शराब के जो ठेकेदार उनकी मोनोपोली हो गई और शराब के बेतहाशा दाम बढ़े। तो ये चीजें नहीं है। जरूरत है कि समाज को जोड़ के उसके दुष्प्रभाव खत्म किया जाए और चरणबद्ध रूप से, जैसे जनता की मांग पर कुछ दुकानें बंद कराने के प्रावधान रहे हैं, महिलाओं की मांग पर रहे हैं, उस तरह किया जाए। और जब तक शराब सरकार को बेचना है, यानी कारोबार ये जब तक चल रहा है, तब तक उसको व्यवहारिक रूप से ही करना होगा। ठीक है बोंद्रे जी, पहले तो मैं ये कहूंगा जो ब्रजमोहन जी ने कहा था कि एक नीति बनाई गई थी, एक ही जगह बैठ के टाइम भी बढ़ा दिया गया था, वहां बैठ के पीने का प्रावधान भी कुछ ऐसा तय किया था, वो तो क्लियर करिएगा। एक और जैसे बात राजस्व की हो रही है, राजस्व के मामले में हम काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, फिर भी हम कई राज्यों से पीछे हैं राजस्व के मामले में। चाहे हमारे पड़ोसी ले लीजिए उत्तर प्रदेश, उसका 25 से 26 हजार करोड़ है, हमारा 10 से 11 हजार करोड़ है। छत्तीसगढ़ जरूर पीछे हमसे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इतना कंजप्शन भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है। और ऐसे में जब हम इतना कंज्यूम कराते हैं, उसके बावजूद भी जो आ रहा है हमारा राजस्व, उसमें हम पीछे हैं अपने सभी पड़ोसी राज्यों से, ऐसा क्यों? देखिए, शराब के राजस्व में 10% है हमारा टोटल बजटरी प्रोविजंस का। तो ऐसा कोई बहुत ये नहीं है कि ये नहीं कह सकते हम कि हमारी शराब के राजस्व के ऊपर निर्भरता ही है और इसके लिए अन्य अल्टरनेटिव इंतजाम नहीं हो सकते। लेकिन जो व्यवहारिक पक्ष आशीष जी ने कहा ना कि जो शराब बंदी करना व्यवहारिक नहीं है आज के माहौल में, तो जब आप बंद कर नहीं पाएंगे उसे, अवैध शराब बिके, अन्य ढंग से कुछ भी हालात बिगड़े, उससे बेहतर है कि एक कंट्रोल्ड वे में शराब का विपणन हो और उससे सरकार को राजस्व की आमदनी भी हो। तो क्योंकि राजस्व का जो पैमाना होता है वो अपने आप में विपणन को कंट्रोल रखने में मददगार होता है। दूसरी चीज, आपने दूसरे प्रदेशों के मुकाबले के, अब यूपी बड़ा स्टेट है हमसे, हो सकता है ज्यादा कंजम्पशन होता होगा। अब आप देखिएगा, एक फर्क बताता हूं मैं आपको। हमारे यहाँ 23 जनजाति जिले हैं। आपको मालूम होगा कि शराब नीति में आज नहीं, परसों दशकों से एक आदिवासी परिवार, एक जनजाति व्यक्ति 5 लीटर शराब घर में, देशी ताड़ी जिसे बोलते हैं, हम बना सकता है। तो अब एक बहुत बड़ा वर्ग उस चीज को ऑलरेडी कंज्यूम करता ही था। तो हमने तो, मुख्यमंत्री जी ने जो 2-3 महीने पहले चर्चा भी की थी कि अब इस ताड़ी की शराब को क्यों ना एक हेरिटेज शराब, एक जो पारंपरिक शराब के तौर के ऊपर, वो तो कंज्यूम करता ही है वर्ग, उसे औरों के उपभोग के लिए, उपयोग के लिए भी प्रस्तुत किया जा सके, जिससे कि उस जनजाति परिवारों की आमदनी में भी इजाफा होगा, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन सकते हैं, उनकी हम कहें कि लघु डिस्टिलरी बनाई जा सकती है। लेकिन उसको भी हमें व्यापक रूप से कंट्रोल्ड वे में लेके जाना पड़ेगा ताकि उसका गलत इस्तेमाल लोग ना कर लें। तो सरकार, मुझे लगता है, आने वाली आबकारी नीति में इन सब प्रावधानों के साथ में आएगी और उसमें समूल बात यही होगी कि शराब नकली, मतलब जो केमिकल से बनी हुई शराब, अवैध शराब विक्रय में आती है। और आपने देखा होगा, कांग्रेस की सरकार रही हो तब भी उसके कारण मौतें हुई थी, हमारी सरकार में भी कुछ मौतें हुई। तो जो ये मिस्चीवियस काम होते हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए 2 उपाय होते हैं। या तो सख्ती से कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई एक होता है, लेकिन मान लीजिए कोई चोरी छुपे इसे कर लेता है तो कैसे रोका जा सकता है? तो उसे रोका जा सकता है कॉस्ट कॉम्पिटिबिलिटी से। उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है कॉस्ट कॉम्पिटिबिलिटी का। अगर वहां पे ये हेरिटेज शराब, गरीबों के द्वारा बनाई गई शराब कम दर में उपलब्ध हो सके और उससे गरीब परिवारों को आर्थिक नफा भी हो सके, तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन प्रस्तुत किया जा सकता है आने वाली आबकारी नीति में, जो भी चर्चा हुई। जिन्हें नहीं मिल पाती है, जो पाने के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें फिर संघर्ष ही नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी, उन तक पहुंच जाएगी वो, ये भी तो हो सकता है। बहुत हर चीज का बात तो वही है। एक चीज जैसे आपने कही कि राजस्व भी इतना मैटर करता नहीं है,
और जितना भी रेशियो अगर देखा जाए, हाल ही के जितने भी मैंने आर्टिकल्स उठा के देखे उसमें ये था कि हमसे ज्यादा जो वहां की आबादी है वो 35%, छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा, हम 10वें नंबर पे भी नहीं है कि जो हमारी जनता इतनी ज्यादा पवेड़ी हो। तो अब जब लोग इतना ज्यादा हमारे यहाँ नहीं पीते हैं और राजस्व की भी, जैसे आपने कहा, सरकार को इतनी चिंता है नहीं, तो जब देखिए शराब तो फिर जब मायने नहीं रखता राजस्व इतना, तो फिर नीति ऐसी बनाई जाए ना इससे एक जहरीली शराब भी ना पी जाए और थोड़ा सा शराब लोगों की इजीली पहुंच दूर भी हो। हाँ हाँ, तो पहुंच दूर ही होगी। जो व्यापक रूप से शराब का कंजम्पशन जिस कैटेगरी का होता है उसमें कोई कीमतें कम करने की बात नहीं हो रही। अब आपने एक बात देखी, एक बात हो रही है टेंडरिंग प्रोसेस की, कि पहले कांग्रेस सरकार आई, मोनोपोलिस्टिक काम करने की इनका तरीका है कि कुछ मोनोपोली के प्लेयर्स खड़े करिए और उनसे पैसे वसूल करिए। उन्होंने जिला स्तर के ऊपर ये काम कर दिया कि भाई एक ही ठेकेदार होगा। उसके पहले तो कांग्रेस सरकार को, आपको याद हो, उन्होंने तो इससे भी बड़े कई जिलों के भी इकट्ठे एक एक व्यक्ति को एक एक कंपनी को दिए थे। तो ये मोनोपोलिस्टिक सरकार चाहती है कि टूटे। अब एक जिले में मान लीजिए अगर 5 से 10 समूह होंगे शराब ठेकेदारों के, शराब दुकानों के, तो यकीनन उनके आपस के कंपटीशन से वो कैटेगरी की शराब सस्ती हो सकती है, उस कैटेगरी आपस के कंपटीशन से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उसमें कोई एक्साइज ड्यूटी की कमी लाके उस प्रोडक्ट को होगी तो सरकार को फायदा होगा ना इसमें भी। जी, प्रतिस्पर्धा भी होगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो भी सरकार को फायदा होगा। नहीं, यकीनन फायदा सरकार को हो सकता है। तो भाई अगर जो चीज को हम कंजम्पशन के लिए अलाउ कर ही रहे हैं तो उसमें सरकार को टेंडरिंग प्रोसेस से अगर ज्यादा कीमत मिल सकती है तो इसमें क्या घाटा कहा जा सकता है? इसमें तो कोई खराब बात नहीं है। लेकिन वो 5 ग्रुप 10 ग्रुप आपस में कंपटीशन के कारण अपने विपणन के खर्चों को कटौती करते हुए, अपने लाभांश में कटौती करते हुए उस जरूर ग्राहक को मतलब कम अंतर से शराब उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन मैं जो एक बात कह रहा हूं, बात वो भी प्रमुख नहीं है। बात प्रमुख ये है, नंबर 1, कि नकली शराब कहीं से भी चलन में ना आ सके, ऐसा इकोनॉमिकल इकोसिस्टम, ऐसा हमारा प्रशासनिक इकोसिस्टम बन जाए, उसमें सहूलियत होती हो, तो इस सरकार को ये काम तो करना ही चाहिए। और जहां तक नशाबंदी की बात है, उसके लिए जरूरी नहीं है भूषण साहब कि सरकार में रह के नशाबंदी का नारा दिया जा सकता है। कांग्रेस को आज भी प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक दल है अगर, तो उसे इस सामाजिक पहल के लिए, जन जागरूकता के लिए आगे आना चाहिए ना, हम तो उसका स्वागत करेंगे। लेकिन कांग्रेस केवल ट्वीट करती है, केवल टीवी माइक्स पे बोलती है। मैदानी ऐसी जन जागरूकता लाने के लिए इनकी कोई ब्लॉक ने, कमेटी ने कहीं कोई कार्यक्रम किया हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है ब्रजभूषण नाथ जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि सरकार को बंद करनी चाहिए या फिर इस पर बंदी लागू करनी चाहिए, ऐसे पुराने, चाहे वो हरियाणा की सरकार 1996 में लिया और 98 में वापस लेना पड़ा निर्णय। अभी बिहार की बात कर लें तो बिहार में 2 दिन पहले ही 11 लोग जहरीली शराब से मारे गए। तारीख थी 5 नवंबर 2020, तब 24 लोग मारे गए। और हाँ, और 63,000 से ज्यादा वहां से 1 साल में लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और जन कितने हजारों लीटर अवैध शराब पकड़ी जा चुकी है और कितनी खपत होगी हुई, वहां भी सक्सेस है नहीं बेसिकली। अगर हम करते हैं तो क्या करते हैं, जाहिर सी बात है नीतियों में ही कुछ ना कुछ हेरफेर, और एकदम तो नहीं होगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। अब ऐसे में आपकी भूमिका क्या है? आपने कौन, जैसे कि उन्होंने कहा, उमा भारती जी ने, कि हम आंदोलन, आपने कहा हम भी करेंगे, पीछे पीछे हम भी हैं, आप आगे क्यों नहीं है? आप अपनी तरफ से क्यों नहीं कोई रैली निकालते, कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करते? मैं आ रहा हूं उसी बात पे जी। सबसे पहले तो विकास जी ने बोला कि मध्य प्रदेश में 27 जिले आदिवासी जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा ताड़ी का उपयोग होता है। हाँ जी, निश्चित तौर पे ताड़ी एक ऐसी आदिवासी की परंपरा है जो अपने खेत में खुद लगाते हैं। और उस जो ताड़ी का जो पेड़ होता है उसके बारे में दीपक जी जानकारी दे दूं कि जो आज पेड़ लगाते हैं उनके जो पिताजी, मतलब जो बेटा पेड़ लगाता है तो उनके जो बच्चे होंगे वो उस ताड़ी का उपयोग कर पाते हैं। लगभग 20 साल उस ताड़ी में लगते हैं। ठीक है, 20 साल। और उसकी एक लिमिट है, एक ताड़ी की पेड़ की कितनी ताड़ी निकलनी है। वो ताड़ी को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर जहां आप छेड़छाड़ कर दोगे वो जहरीली हो जाती है। ठीक है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। और वो सबसे सस्ती ताड़ी होती है जो आदिवासी लोग पूरे आदिवासी जिलों में उसका ही उपयोग करते हैं। दूसरी चीज आती है महुआ, जो आदिवासी में जो महुआ बीनते हैं और उसके बाद कच्ची शराब बनाते हैं और उसको सेवन करते हैं। उसको भी आप अवैध नहीं कर पा रहे क्योंकि दशकों से अनुमति है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ विकास जी। अब आते हैं अपन शहर में।
जहां अंग्रेजी शराब की बात आती है। तो अंग्रेजी शराब में आप सस्ती कर दो चाहे महंगी कर दो। अगर 22 लाख की आबादी में 1 लाख लोग पीने वाले हैं तो जब सस्ती कर दोगे तो वो ज्यादा पिएंगे। 1 लाख की संख्या 2 लाख की तो बढ़ने वाली नहीं है। आप समझ दीपक जी? हाँ, मतलब एक पैकेज में 2 बनेंगे फिर, मतलब एक ही जगह 2 पिएगा वो, तो वो ज्यादा पिएगा। अच्छा, और जब ज्यादा पिएगा तो घर में तलाक से लेके झगड़े ज्यादा होंगे। ये मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ही परंपरा है कि शराब किसी भी महिला को अच्छी नहीं लगती और ना ही उनके बच्चों को लगती कि उनके पिताजी शराब पी के घर में आ रहे हैं और लहराते हुए आ रहे हैं, बल खाते हुए आ रहे हैं। तो मोहल्ला भी नहीं पसंद करता और ना उनका परिवार भी उनको पसंद करता है। तो निश्चित तौर पे कंजस्शन आप उतना ही है, पीने वाले भी उतने ही है। अब महंगी कर लो चाहे सस्ती कर लो, आपका जो राजस्व जो की बात जहां आती है तो राजस्व आपको उतना ही मिलना है। आप सस्ती कर दो, राजस्व कम कर दोगे। जैसे अभी कोरोना का जो है, कोरोना में 10% आपने टैक्स लेते हो। कोरोना काल में एक वाइन शॉप में 10% करोड़ टैक्स ले रहे हो आप, वो माफ कर दोगे। लेकिन जब माफ कर दोगे तो जहां 1 पैक की जगह वो 3 पैक पिएगा, लेकिन नया व्यक्ति नहीं पी के बढ़ रहा। नहीं तो पर जैसे आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति, तो उस पर आर्थिक बोझ नहीं पड़े। पीने वाला वो 2 ही पैक पिएगा, फिर वो 2 पैक 200 रुपए में आए चाहे 100 रुपए में। अब ऐसे में 200 रुपए का वो पैक लेगा तो पारिवारिक आर्थिक दृष्टि से उस पर बोझ नहीं पड़ेगा। फिर निश्चित पड़ेगा ना, फिर नहीं पड़ेगा। दोनों घाटे दोनों में ही है। भाई मैं आपसे दूसरी बात कहना चाह रहा हाँ हूं जी। कि जब परिवार में शराब जागरूकता की बात कर रहे हैं, समाज कल्याण विभाग जागरूकता फैलाता है। ठीक है। पुलिस प्रशासन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, जो बच्चों को ये बताते हैं कि अपने पिताजी को मना करें। लेकिन बच्चों की बात पिताजी मानते कहां है? ठीक है। धीरे धीरे अगर इस प्रथा को हम लेके आएंगे जन जागरण अभियान के साथ, सभी पार्टी मिलकर जो जागरूक नागरिक हैं सबको इसमें आगे आना पड़ेगा, तब जाके मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में शराबबंदी की बात की। भूषण जी बहुत अच्छी बात की, सबको जागरूकता के लिए आना चाहिए, छींटाकशी नहीं करनी चाहिए, इसके लिए ट्वीट नहीं करनी चाहिए। जरा आपके नरेंद्र सलूजा जी को समझाइएगा, क्योंकि समय कम है। समय कम भारती जी को समझा की बात की थी। समय कम है। तो आशीष जी, एक अंतिम कमेंट आपका चाहूंगा कि जब दोनों लोगों की बात सुनी, व्यवहारिक तौर पर जिस नीति को बनाया जा रहा है वो भी सही भी है, और एक तरफ अगर दूसरे उसके प्रभाव को देखें तो जाहिर है कुछ ना कुछ ऐसी नीति भी लानी चाहिए सरकार को जल्द, जो कि दोनों ही तरीके से ठीक हो, और कुछ ना कुछ थोड़ा तो सही पर ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे पहुंच से दूर हो, या फिर लोग पहुंच से दूर हो, या लोगों को जागरूक करो या सरकार को दूर करो। देखिए, शराब यदि बिकेगी, उसकी दुकानें होंगी तो पहुंच से दूर वो नहीं हो सकती, बल्कि शराब पहुंच में रहेगी तो ज्यादा बेहतर है, कालाबाजारी नहीं होगी। लेकिन शराब तक पहुंचने के लिए जो बैरियर होने चाहिए, जो सामाजिक बंधन होते हैं, कई तरह की चीजों में हम लोग और समाज का लिहाज करते हैं, तो उस तरह के लिहाज पैदा करने होंगे, उस तरह के कोई चीजें पैदा करनी होंगी। देखिए, शराब बंद कर देना, मैं तो बोलता हूँ कि ठीक है, सबसे खराब चीजें बंद कर दें, लेकिन उसके जो दूसरे नुकसान है, उसके चलते सरकार शराब बेचती है। तो और एक बात और भी है, देखिए जैसे राजस्थान में बहुत संख्या में टूरिस्ट आते हैं, वहां उनकी अपनी वाइन है, हेरिटेज वाइन वो लोग बनाते हैं, दूसरी तरह की शराब बिकती है। तो जब हम टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण की तरफ जाते हैं, तो फिर बहुत सारी जगहों पर ये चीजें जो हैं, खराब कह लें या अच्छी कह लें, लेकिन वो एक परंपरा है वहां पर उस चीज, तो फिर वो उसका भी नुकसान होता है। तो सरकार जब इस तरफ बढ़ती है तो कई सारे पहलू उसको देखने होते हैं कि टूरिज्म को प्रमोट भी करना है, औद्योगिकरण को भी देखना है। तो इन चीजों का भी एक वजह होती है, जो लोग वहां आते हैं तो ये चीजें देखते भी हैं कि ये क्या फैसिलिटी है और क्या नहीं है। कुछ राज्य इसके अपवाद जरूर हैं, लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश का जो संदर्भ है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में सामाजिक जागरूकता वाला जो पहलू है वो बहुत मजबूत करना पड़ेगा। और कांग्रेस जब इतनी बड़ी पार्टी है तो बजाय ये चुटकियों के और पॉलिटिकल उसके, मुझे लगता है कि उसे ठोस चीज लेके सामने आना चाहिए। मुझे ये भी मैं मानता हूँ कमलनाथ शायद बहुत इसके पक्ष में नहीं थे कि नशाबंदी की जाए, क्योंकि अव्यवहारिक है, अदरवाइज तो पहले दिन हो जाती। तो उसका व्यवहारिक पक्ष देखते हुए आगे बढ़ना होगा और समाज के बंधनों को ज्यादा मजबूत करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास जी, ब्रजभूषण नाथ जी और आशीष जी, आप तीनों लोगों का। बहरहाल व्यक्ति की व्यवहार और आदतों में जोर जबरदस्ती से बदलाव कराने से वह दूसरे तरीके से तलाश में रखते हैं, जो न केवल सामाजिक और प्रशासनिक रूप से गलत है बल्कि नैतिक रूप से भी नाजायज होते हैं। सहयोग कहें या फिर प्रयोग, बिहार में भी शराबबंदी से यही हो रहा है। लोग अपनी क्षमता के अनुसार अन्य तरीकों से शराब को जुटा रहे हैं। इनमें ताड़ी, नकली शराब, अवैध रूप से बनी शराब और चोरी छिपे लाई जा रही शराब भी शामिल है। ऐसे में कई दफा जहरीली शराब की जद में आकर लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसे में मध्य प्रदेश और सरकार के द्वारा शराब नीति को लेकर किए जा रहे बदलाव क्या मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास लिखेंगे, देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बारिश
चुनावी घमासान में तमाम दलों की